कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मोनिका फ़ोन रख देने के बाद कॉलेज से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उसको स्टार्ट करके चुपचाप से अनाथ आश्रम के रास्ते की तरफ बढ़ा लेती है। उसके चेहरे पर अभी इस समय अपार दुख था। क्या सच में अनिका को अक्षित के बारे में कुछ भी याद नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो अक्षित का क्या होगा? यही सब सोचते सोचते वो कार ड्राइव करने लगती है। दूसरी तरफ बड़ी सी मीटिंग हॉल के अंदर आर्यन अपने उसी बॉसी अंदाज में चेयर पर बैठकर अपने सामने चल रही प्रेजेंटेशन को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, इमोशनल लेस चेहरा। वो चुपचाप से उस प्रेजेंटेशन को नोटिस कर रहा था। पास में मौजूद दक्ष चुपचाप से कभी आर्यन को देख रहा था तो कभी सामने चल रही प्रेजेंटेशन को। वो बहुत बुरी तरह पक चुका था, लेकिन वो यहाँ से उठकर जा नहीं सकता था। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि कल रात जब उसे मोनिका ने घर छोड़ा था तब तक वो बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था। मोनिका ने उसे ना जाने क्या क्या कहा। उसने तो गलती से गाड़ी पर ब्रेक लगाई थी, लेकिन उसके पीछे मोनिका ने उसे इतना सुनाया कि जब वो सोने के लिए गया तो उसके कानों में मोनिका की आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आता, तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी ठोकने के लिए, तुम मेरा गुस्सा एक गाड़ी पर निकाल रहे हो। इसी तरह की आवाज़ में दक्ष के कानों में चल रही थी और वो इन सभी आवाज़ों से परेशान होकर चैन से सो भी नहीं पाया। और जब उसे नींद आई तब आर्यन का फ़ोन आ गया कि उसे जल्दी अर्जेंट एक मीटिंग अटेंड करनी है। इसकी वजह से उसे अभी इस समय मीटिंग में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन पास में मौजूद गुस्सैल इंसान के होते हुए वो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता था। वो गलती से भी सोने की गलती नहीं कर सकता था, लेकिन वो कभी प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो कभी आर्यन की तरफ। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आर्यन की तरफ देखकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, अभी मुझे एक और मीटिंग में जाना है तो तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर्यन ने शांति के साथ कहा। आर्यन के मुंह से ये सुनकर कि उसे अभी एक और मीटिंग में जाना है, दक्ष की तो हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन वो चुपचाप से आर्यन के साथ जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो मुस्कुराकर बोला, आर्यन मुझे तुझसे एक चीज़ पूछना था, कल जो तूने मुझसे छिपकली क्यों मंगवाई थी? क्योंकि उसे याद था जब वो सोने के लिए गया था तब उसके पास आर्यन का फ़ोन आया कि कैसे भी करके एक डिजिटल छिपकली को लेकर आए जो दिखने में एकदम असली जैसी लगे। अब उसे ये नहीं पता था कि उस छिपकली का आर्यन करने क्या वाला था, लेकिन मैं चुपचाप से आर्यन की बात मानकर छिपकली ले जाकर आर्यन को दे देता है। लेकिन इतना तो समझ गया था कि वो छिपकली पक्का अनिका के लिए होगी और उसे जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि आखिर आर्यन ने उस छिपकली के साथ किया क्या। आर्यन मीटिंग रूम के अंदर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया था, लेकिन जब उसने दक्ष के मुंह से छिपकली के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मीटिंग रूम में मौजूद अचानक से आर्यन को स्माइल करता देख लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बिग बॉस ही स्माइल कर रहे हैं। आज तक उन लोगों ने कभी भी अपने बिग बॉस को हंसते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा गुस्सैल और अपने बॉसी अंदाज में रहते थे, किसी राजा की तरह। लेकिन आज उन्होंने अपने बिग बॉस को हंसते हुए देखा, लेकिन वो स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं थी क्योंकि आर्यन वापस से अपने बॉसी अंदाज में आ चुका था। दक्ष अपने दोस्त को हंसता देख और वापस से नॉर्मल होता देख समझ जाता है कि पक्का उसने अनिका के साथ कुछ किया है जिसकी वजह से उसे हंसी आ गई है, और उसे ये बात जानने के लिए अनिका से बात करनी होगी क्योंकि उसे इतना मालूम है कि उसका दोस्त उसे कुछ तो बताने वाला नहीं है। इसलिए वो चुपचाप से मीटिंग खत्म होने का इंतज़ार करता है। और इधर दूसरी तरफ अनिका इस समय अनाथ आश्रम के गार्डन में बैठकर मोनिका से बातें कर रही थी। उसने मोनिका को ये बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। मोनिका ने फिर उससे कहा कि तनु दी ने उसे पहले ही बता दिया है। वो दोनों वापस में बात करने लगती हैं। तभी अनिका के फ़ोन पर दक्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। दक्ष का नाम देखकर अनिका फ़ोन उठा लेती है। मोनिका दक्ष का नाम पढ़कर फ़ोन स्पीकर पर रखने के लिए कहती है। अनिका मना करती है, लेकिन मोनिका स्पीकर फ़ोन करके कॉल पिक कर लेती है
और मोनिका दक्ष की आवाज़ सुनती है। अनिका मोनिका की तरफ देखकर कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप से फ़ोन पर दक्ष को जवाब देती है। हेलो भाभी, दक्ष धीरे से कह रहा था। हाँ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, अनिका ने फ़ोन पर पूछा। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये सब आर्यन की वजह से हुआ है। भाभी आपको पता है, आज सुबह से आर्यन मीटिंग अटेंड कर रहा है और उसकी वजह से मुझे भी उसके साथ हर एक मीटिंग को अटेंड करना पड़ रहा है और मैं कल रात से सो नहीं पाया हूँ। और जब मुझे नींद आई थी तब उन्होंने मुझसे डिजिटल छिपकली मंगवा ली। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? बदले में मैं आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। पर प्लीज़ मुझे आज के लिए बचा लीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और आर्यन आपके सिवा किसी की बात सुनेगा नहीं। अनिका दक्ष के मुंह से छिपकली के बारे में सुनकर हैरान होकर बोली। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाभी, मेरे कहने का मतलब है कि कल रात मैं जब आपकी दोस्त को घर छोड़कर आया था उसके बाद मैं सो नहीं पा रहा था। वो भी आपकी दोस्त की वजह से ही हुआ। उसने ना जाने मुझे क्या क्या कह दिया था और वही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आपकी दोस्त कैसे है। आप कितनी भोली भाली हैं। और आपकी दोस्त मोनिका, वो इतना ज़्यादा बोलती है, अगर एक बार बोलना शुरू कर देती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से पास में मौजूद मोनिका अपने बारे में दक्ष के मुंह से ये सब सुनकर गुस्से में आग बबूला हो रही थी और उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ? तुम एक बार मुझे मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितना बोलती हूँ। और क्या बोला तुमने कि मैं अनिका की दोस्त कैसे हूँ? तुम्हें तो मैं बताऊँगी, दोबारा दिख मत जाना मुझे, संगली बिल्ले। फ़ोन पर मौजूद दक्ष ने जब मोनिका की आवाज़ सुनी तो वो एक पल को शांत हो गया, लेकिन उसके मुंह से जंगली बिल्ले शब्द सुनकर उसने गुस्से में कहा, अगर मैं जंगली बिल्ला हूँ तो तुम भी जंगली बिल्ली हो। और कैसे? कल बिना बात मुझ पर चिल्लाई जा रही थी। मैंने गलती से ब्रेक लगाया था, लेकिन तुमने तो ना जाने क्या क्या कह दिया। तुमने क्या कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी गाड़ी पर निकाला है और मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करने वाला हूँ। ना जाने किस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाए थे तुमने। तुम्हारी वजह से कल रात मैं सो नहीं पाया और आज सुबह। पास में मौजूद उन दोनों की बकवास बातें सुनकर अनिका पक चुकी थी। ये दोनों हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं? और वो मोनिका की तरफ देखकर बोली, इसलिए तूने फ़ोन स्पीकर पर करवाया था ताकि तुम दोनों आराम से लड़ सको। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें दक्ष का नंबर दे देती हूँ, तुम आराम से दक्ष को फ़ोन करके लड़ लो। ठीक है, लेकिन अभी मुझे दक्ष से बात कर लेने दो, अनिका ने मोनिका से कहा। अनिका की ये बात सुनकर मोनिका चुप हो जाती है और दक्ष को वार्निंग देते हुए कहती है, अगली बार मेरे बारे में बोलने से पहले सोच समझ लेना। दक्ष भी बोला, तुम भी जंगली बिल्ली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे जंगली बिल्ली बोलना बंद कर, मोनिका ने कहा। वापस से उन दोनों को शुरू होता देख अनिका फ़ोन पर बोली, तुमने क्या कहा? छिपकली के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वो आज सुबह मॉर्निंग में आर्यन का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसे एक डिजिटल छिपकली चाहिए जो एकदम असली छिपकली की तरह दिखे, और उसने जल्द से जल्द मंगवाया था सुबह 6 बजे के आसपास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस छिपकली का करेगा क्या, लेकिन मैं बिना कोई सवाल के चुपचाप से वो छिपकली ले जाकर आर्यन को सुबह देकर आ गया था। मैं सब कुछ समझ गई कि उसने छिपकली क्यों मंगवाई थी। सुबह का शब्द सुनकर अनिका को सब समझ आ गया था। आर्यन को पहले से पता था कि मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन वो इंसान मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, तुम आर्यन को फ़ोन दो, अनिका ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर कहा। अनिका की मुस्कुराहट में एक शैतानी थी। अनिका शैतानी हंसी हंसते हुए मोनिका की तरफ देखकर उसके कान में कुछ कहती है। मोनिका ये सुनकर मुस्कुरा उठती है और बोलती है, ठीक है। अनिका की ये बात सुनकर फ़ोन पर मौजूद दक्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार अब इस मीटिंग से आज़ादी मिलने वाली है। वो इस समय मीटिंग हॉल के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर अनिका से मदद मांग रहा था। दक्ष के चेहरे पर किसी जंग जीत लेने वाली खुशी थी। अनिका के मान जाने पर दक्ष मुस्कुराकर उस मीटिंग हॉल के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंशन से भरा है। आसपास के माहौल में सिर्फ टेंशन भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद आर्यन मल्होत्रा सामने चल रही प्रेजेंटेशन में एक के बाद एक गलतियाँ निकाल रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुपचाप से सुन रहे थे।
आर्यन की आंखों में इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। दक्ष पहले तो आर्यन को इस तरह गुस्सा करते देख उसके पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने अनिका की आवाज़ सुनी तो वो चुपचाप से आर्यन के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, एक अर्जेंट कॉल है। आर्यन गुस्से से दक्ष की तरफ देखकर बोला, मुझे अभी कोई कॉल अटेंड नहीं करना है और यहाँ पर इतनी ज़रूरी मीटिंग चल रही है और तुम बाहर जाकर फ़ोन पर बात कर रहे हो। आर्यन को इतना गुस्सा करते देख दक्ष समझ जाता है कि आर्यन को इस प्रोजेक्ट को देखकर गुस्सा आ रहा है और उसने अनिका के पास फ़ोन मिलाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ सोचकर वो धीरे से कहता है, भाभी का फ़ोन है। आर्यन जो इतनी देर से गुस्से में सामने चल रही प्रेजेंटेशन को देख रहा था, उसने दक्ष के मुंह से अनिका के बारे में सुना तो उसके चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसने तुरंत दक्ष के हाथों से मोबाइल ले लिया और दक्ष को घूरा। दक्ष आर्यन के इस तरह देखने पर समझ जाता है कि उसका दोस्त उसे दूर जाने के लिए कह रहा है, तो वो वहाँ से दूर जाकर अपनी जगह पर बैठकर अपने मन में बोला, अब शक्ल तो ऐसी बना रहा है मानो इनसे ज़्यादा शरीफ इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। और गुस्सा तो देखो कैसे अनिका का नाम सुनते ही गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले मुझ पर कैसे चिल्ला रहे थे, अब देखो मेरा दोस्त बदल गया है। मेरा दोस्त तो कहीं गायब हो गया है। जिस आर्यन की ज़िंदगी में काम के सिवा कुछ भी ज़रूरी नहीं था, वो पूरा दिन सिर्फ काम में बिजी रहता था, लेकिन अब इतना सोचकर वो आर्यन की तरफ देखता है, ये तो अनिका का आर्यन है, मेरा दोस्त है ही नहीं। लेकिन जो भी कहो, इसमें मुझे इस मीटिंग के बाद आराम मिलने वाला है। लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त का चेहरे का रिएक्शन बदलते जा रहा है और वो मन में बोला, भाभी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आर्यन के चेहरे पर 12 बज गए हैं। दक्ष आर्यन के हाव भाव को बदलते हुए देख रहा था। फोन पर मौजूद अनिका बोली, पति देव, आज मैं घर नहीं आने वाली हूँ, तो आप आराम से पूरे दिन मीटिंग में रह सकते हैं और आप मेरी चिंता ज़रा भी मत करना, क्योंकि मैं मोनिका के साथ अनाथ आश्रम में रुकने वाली हूँ। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं आज घर पर नहीं आ रही हूँ, तो तुम आराम से दक्ष को परेशान कर सकते हो। अच्छा, सच में तुम घर पर नहीं आ रही हो? 5 मिनट के अंदर घर पहुँच जाओ, वरना मैं वहीं पर आ जाऊँगा, आर्यन ने आर्डर देते हुए कहा। आप मुझे आर्डर नहीं दे सकते हैं कि तभी पीछे से मोनिका लड़के की आवाज़ में कहती है, अनिका तू यहीं पर रुकने वाली हो ना? हाँ, मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर अनिका फ़ोन रख देती है। आर्यन गुस्से में फ़ोन की तरफ देखकर, मीटिंग कैंसिल, इतना कहकर दक्ष की तरफ देखकर बोला, तुम घर जा सकते हो। इतना कहकर वो उसके मोबाइल को हवा में उछाल देता है बड़ी ही बेफिक्री के साथ और अपनी जगह से खड़े होकर वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने पहली बार मिस्टर मल्होत्रा को मीटिंग में फ़ोन पर बात करते हुए देखा था, क्योंकि आज से पहले कितना भी ज़रूरी कॉल क्यों ना हो, आर्यन फ़ोन नहीं उठाता था, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी मीटिंग होती थी। लेकिन आज अचानक से आर्यन को फ़ोन पर बात करता देख और उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ गए कि बात कुछ गंभीर है। दक्ष अपनी जगह से खड़े होकर अपने मोबाइल को पकड़ता है। उसका मोबाइल ज़मीन पर गिरने से बच जाता है। अनिका ने ऐसा भी क्या कहा कि आर्यन इतनी जल्दी गुस्से में यहाँ से चला गया और उसने मुझे छुट्टी भी दे दी। यही सब सोचकर वो मीटिंग में मौजूद लोगों की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि लोग अपने ही ख्यालों में हैं। शायद इन लोगों को आर्यन को इस तरह से मीटिंग में फ़ोन पर बात करने पर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या, ये देखना बाकी है। दक्ष उन लोगों की तरफ देखकर, मीटिंग कैंसिल हो गई है तो आप लोग जा सकते हैं। इतना कहकर दक्ष वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकता है और वो वहाँ से चला जाता है। फ़ोन रख देने के बाद अनिका मोनिका की तरफ देखकर बोली, अब देखना वो तुरंत अनाथ आश्रम दौड़ा चला आएगा, लेकिन हम अनाथ आश्रम में नहीं मिलने वाले। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है। मोनिका अनिका के साथ चलते हुए कहती है, बेचारा मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम तो मौजूद ही नहीं होंगे। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अनिका को बैठने का इशारा करके बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी मदद करने की? मोनिका की ये बात सुनकर अनिका गाड़ी में बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाकर बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? मोनिका ने इतना कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा बता कहाँ चले? मोनिका ने पूछा। वहीं जहाँ पर हम अक्सर जाया करते हैं, अनिका ने कहा।
अच्छा ठीक है, इतना कहकर मोनिका यू टर्न लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है। गाड़ी में मौजूद अनिका अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। मोनिका अनिका को आराम करता देख अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीरे कर देती है ताकि अनिका को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ आर्यन कंपनी से सीधा अनाथ आश्रम की तरफ जाता है। अनाथ आश्रम आ जाने के बाद वो वहाँ पर अनिका को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे अनिका नहीं मिलती है। आर्यन थक हार कर उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर अनिका और मोनिका बैठी हुई थी। आर्यन कुछ सोचकर मुस्कुराकर धीरे से कहता है, तुम मेरे साथ खेल रही हो? कोई बात नहीं अनिका। इतना कहकर वो अपने फ़ोन में कुछ देखता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और कहता है, तुम कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाओ, तुम रहोगी तो बेवकूफ़ ही ना। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़े होता है और अनाथ आश्रम के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ अनिका जो आराम से लेटी हुई थी, तभी वो चिल्लाकर कहती है, अच्छित। अच्छित का नाम सुनकर मोनिका अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाकर अनिका की तरफ देखती है। तुमने अभी किसका नाम लिया? मोनिका ने खुशी से पूछा। इस समय इस नाम को सुनकर मोनिका के चेहरे पर एक अलग ही रौनक छा गई थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि अनिका उसके सवालों के जवाब देगी। क्या उसने सही नाम सुना था? अनिका ने उसी का नाम लिया था। अनिका मोनिका की तरफ देखकर कहती है, अच्छित वो कहाँ पर है? उसे मैंने इतने समय से नहीं देखा। मोनिका अनिका को शांत करवाकर कहती है, पता नहीं वो कहाँ पर है। इतना कहकर मोनिका अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कहती है, उसका किसी को नहीं पता है कि अच्छी तभी कहाँ पर है। मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। इस समय मोनिका की आंखों में दुख नज़र आ रहा था। अनिका मोनिका को इतना निराश होते देख कुछ सोचकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मयंक अच्छित को ढूंढ लेंगे। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके कहती हूँ, वो ज़रूर अच्छित के बारे में पता लगाएंगे कि वो अभी कहाँ पर है। इतना कहकर अनिका अपने फ़ोन से मयंक को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे मोनिका की आवाज़ आती है। मोनिका निराश होकर मध्यम स्वर में कहती है, मयंक अभी उसका पता लगा रहा है कि वो अभी कहाँ पर है। मयंक को भी नहीं पता है कि अच्छित कहाँ पर है। उन्होंने अपने लोगों को अच्छित को ढूंढने के लिए लगा रखा है। मतलब अच्छित के बारे में किसी को नहीं पता है? अनिका ने उदास होकर पूछा। हाँ, मोनिका ने इतना कहा और चुपचाप से गाड़ी ड्राइव करने लगी। थोड़ी देर में अनिका अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करती है और थोड़ी देर बात कर लेने के बाद अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, ये सब छोड़ो, आज हम दोनों ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमारे सिवा कोई नहीं होगा। सोच हम कहाँ जाएंगे? तनु दीदी के घर पर, मोनिका ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, हम अपने पुराने स्कूल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना मोबाइल मुझे देना होगा। इतना कहकर अनिका मोनिका का मोबाइल ले लेती है और उसे स्विच ऑफ कर देती है और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देती है। और दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर लेने के बाद वो कार की डिग्गी में उन दोनों मोबाइल को फेंक देती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को खास कर ये मोबाइल डिस्टर्ब करे, खास कर कि वो आर्यन और उसका जासूस दक्ष। दक्ष को अगर ये पता चलता कि उसकी भाभी उसे आर्यन का जासूस कह रही हैं, ये सुनकर तो बेचारे का दिल ही टूट जाता कि उसकी भाभी उसके बारे में क्या सोचती है। आज हम दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जब हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, अनिका ने मोनिका से कहा। अनिका ने देखा था कि मोनिका अच्छित के नाम पर कितना ज़्यादा दुखी हो गई है, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि अनिका अच्छित के बारे में सोचकर दुखी हो। इसलिए उसने स्कूल जाने का प्लान बनाया। मोनिका बोली, इतनी रात में कौन जाता है स्कूल? देख, रात के 7 बज रहे हैं। इतना कहकर वो अपने हाथ में पहनी हुई वॉच अनिका को दिखाती है। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर थोड़ी ना जाने देंगे, मोनिका ने कार ड्राइव करते हुए कहा। तो इन सब की चिंता मत कर, हम वैसे ही जाएंगे जैसे बचपन में हम लोग लेट हो जाने पर जाया करते थे, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मेरी माँ, आपकी जैसी आज्ञा। इतना कहकर मोनिका ने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। थोड़ी देर में दोनों अनिका और मोनिका स्कूल पहुँच जाते हैं। अनिका गाड़ी से उतरकर अपने सामने मौजूद स्कूल की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, कितने समय बाद मैं अपने स्कूल आई हूँ। इतना कहकर अनिका वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखती है और ये एक शैतानी हंसी हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। स्कूल के गेट पर एक 55 साल का आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी बुजुर्ग था, लेकिन उसके हाव भाव और चेहरे से वो आदमी फुर्तीला लग रहा था।
अनिका सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर बोली, रमेश काका मुझे पहचाना? अनिका ने कहा तो सिक्योरिटी गार्ड अनिका की तरफ देखकर कहता है, नहीं बेटा, हमने आपको नहीं पहचाना। पीछे खड़ी मोनिका चुपचाप से अनिका को ये ड्रामा करते हुए देख रही थी। मोनिका को सब मालूम था कि अनिका ये सब उसे कुछ देर पहले हुई बात को भुलाने के लिए कर रही है। अनिका मोनिका को यहाँ पर इसलिए लेकर आई ताकि मोनिका का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सके और वो कुछ देर पहले हुई बात पर ज़्यादा ध्यान ना दे। तुम इतनी अच्छी क्यों हो अनिका? इतना कहकर मोनिका देखती है कि अनिका ने अपना काम कर दिया है तो वो चुपचाप स्कूल की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रमेश काका, आपके दोस्त सुरेश अंकल की बेटी हूँ मैं, आपने पहचाना नहीं? उन्होंने आपको इतना कहकर एक गाड़ी की तरफ इशारा करती है वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। रमेश काका तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अनिका की तरफ देखकर कहते हैं, मेरा दोस्त सुरेश आया है, कहाँ है? इतना कहकर वो उस दिशा में चले जाते हैं। अनिका चुपचाप से मुस्कुराते हुए सिक्योरिटी गार्ड को जाते हुए देख रही थी। तभी उसके कंधे पर मोनिका अपना हाथ रखकर कहती है, रमेश काका भी आज भी हमारी बातों में आ गए। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं। अच्छा ठीक है, अनिका ने मोनिका का हाथ पकड़ते हुए स्कूल के अंदर जाते हुए कहा। मोनिका और अनिका मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर पहुंचकर मोनिका स्कूल को देखती है और अनिका से कहती है, स्कूल में मेरी मुलाकात तुझसे कब हुई थी, तुझे याद है? बिल्कुल यार, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन मुझे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे, तब तुमने मुझे आकर उन बच्चों से बचाया था। वो बच्चे अक्सर बच्चों को परेशान किया करते थे, लेकिन वो तुमसे डरते थे। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो बच्चे तुमसे क्यों डरते थे। अनिका ने अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए कहा, बुद्धू, वो बच्चे मुझसे इसलिए डरते थे क्योंकि मेरे पापा इस स्कूल के शेयर होल्डर्स थे और उन्हें इस बात का डर था कि मेरे पापा के एक इशारे पर उनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते थे। मोनिका ने अनिका की तरफ देखकर कहा, ओह अच्छा, ये कारण था। मुझे तुमने कभी ये बात बताई क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा इतने अमीर इंसान हैं। मुझे तो मेरे मम्मी पापा का कुछ पता ही नहीं। जब भी तनु दी से कुछ पूछती हूँ तो वो कहती हैं कि तब मोनिका ने धीरे से कहा कि वो दोनों तुमसे बहुत दूर हैं। तुम्हें कैसे पता? अनिका ने मासूमियत के साथ मोनिका से पूछा। क्या करूं, पता है तो पता है। इतना कहकर मोनिका मुस्कुराती है और वहां से भागते हुए कहती हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, देखना हर बार की तरह इस बार मैं ही जीतूंगी। तुम्हें क्या लगता है बचपन में तुम चीटिंग करके जीत जाया करती थी? अनिका ने इतना कहा और मोनिका के पीछे भागने लगी। स्कूल का गार्डन एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अनिका और मोनिका दोनों आपस में रेस लगा रही थी कि उन दोनों में से सबसे पहले स्कूल के आखिरी छोर पर कौन पहुंचता है। मोनिका अनिका से आगे थी। मोनिका को भागता हुआ देख अनिका अपनी रफ्तार कम कर लेती है और मुस्कुराकर मोनिका की तरफ देखने लगती है। चलो, ये प्लान तो काम आया। मोनिका के चेहरे पर कम से कम एक मुस्कान तो आई, वरना तो मुझे लगा था कि अक्षित की वजह से मोनिका काफ़ी समय तक उदास रहने वाली है। मुझे मोनिका के सामने अक्षित का नाम लेने से पहले काफ़ी बार सोचना पड़ेगा। अक्षित, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। आप कहाँ चले गए? पर देखना, एक दिन आपको मैं ढूंढ लूँगी। इतना कहकर वो मोनिका की तरफ भागने लगती है। इधर आर्यन, जो अपनी गाड़ी को खुशी खुशी ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसने अनिका की लोकेशन देख ली थी, तो उसके चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। लेकिन अचानक से जब वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो उसे अनिका की लास्ट लोकेशन नज़र आती है। उसके बाद अनिका की गाड़ी कहीं मूव कर ही नहीं रही थी। ये देखकर आर्यन अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाता है और अपने मोबाइल को लेकर अनिका की लोकेशन देखने लगता है। अनिका ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों? कहीं वो सच में तो किसी लड़के के साथ नहीं है? वो लड़का हो कौन सकता है? इतना कहकर आर्यन सोचने लगता है कि उसे किसी का ध्यान नहीं आता। वो अपने फ़ोन से दक्ष को फ़ोन मिलाता है। दूसरी तरफ दक्ष, जो अभी थोड़ी देर पहले आराम करने के लिए सोया ही था कि तभी उसका मोबाइल बजता है। अपनी आंखें खोलकर गुस्से में अपने बिस्तर पर बैठकर अपने बालों को पकड़कर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ना मैं चैन से सो पाता हूँ, ना चैन से आराम कर पाता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत थी कल मोनिका से लिफ्ट लेने की? उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ।
जब भी आंखें बंद करता हूँ उसका चेहरा ही आता है, क्यों? और बाकी कमी रह जाती है। वो मेरा दोस्त है, वो मुझे परेशान करके पूरी कर देता है। खुद की तो शादी हो गई है मगर मैं तो अभी सिंगल हूँ। मुझ पर तो इन लोगों को दया करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग मुझे चैन से सोने तक नहीं देते। दया तो दूर की बात। यही सब सोचकर वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है। आर्यन का फ़ोन। दक्ष बिना कुछ कहे चुपचाप से फ़ोन उठा लेता है। इतना समय लगता है फ़ोन उठाने में? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। सो रहा था, रात के 9 बज रहे हैं और आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, दक्ष ने थकी आवाज़ में कहा। तुम्हें पता है अनिका कहाँ है? आर्यन ने दक्ष से पूछा। मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता नहीं देता, दक्ष ने कहा। अनिका मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आर्यन ने लगभग चिल्लाते हुए फ़ोन पर कहा। अनिका ऐसे इंसान का फ़ोन क्यों उठाएगी जो इंसान इतना गुस्सा करता है? अगर अनिका की जगह पर मैं होता तो मैं भी आपका फ़ोन नहीं उठाता, गुस्सैल इंसान। ये दक्ष सिर्फ मन में कह सकता था, उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताता, और आखिरी बार अनिका की बात आपसे ही हुई थी। फिर कुछ सोचकर उसे याद आता है कि उसने उनका वो छिपकली वाली बात बताई थी। ये याद आते ही दक्ष आर्यन को अपने और अनिका के बीच हुई बात को बताता है। यह सब सुनकर आर्यन कुछ सोचकर फ़ोन रख देता है। अचानक से फ़ोन रख दिए जाने पर दक्ष ने धीरे से कहा, क्या मैं सो सकता हूँ? इतना कहकर वो तुरंत बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फ़ोन रखने के बाद आर्यन चुपचाप से घर की तरफ गाड़ी कर लेता है। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे के अंदर अनिका बिस्तर पर सो रही थी कि तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से तनु कमरे के अंदर आती है और अनिका के पास बैठकर उसे नींद से जगाती है। अनिका उठ जाओ, थोड़ी देर और सोने दो ना, अनिका ने नींद में कहा। तभी उस कमरे में मोनिका आती है और वो देखती है कि अनिका अभी सो रही है। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो पास में रखे अलार्म को अपने हाथ में उठाकर अनिका के कान के पास ले जाकर चालू कर देती है। अलार्म तेजी के साथ बजने लगता है। उसका शोर सुनकर अनिका चौंक कर बिस्तर पर बैठ जाती है। कहाँ आग लग गई? अनिका को ये बोलता देख मोनिका जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। मोनिका की हंसने की आवाज़ सुनकर अनिका को पता चल जाता है कि ये सब मोनिका ने किया है और वो गुस्से में मोनिका की तरफ देखती है। लेकिन वो देखती है कि मोनिका मुस्कुरा रही है और वो अपना गुस्सा साइड में कर कर तनु दी की तरफ देखकर कहती है, आपने भी इसका साथ दिया, आप दोनों मिलकर एक हो जाते हो और मुझे अपने आप से अलग कर देते हो। तनु अलग कर देने वाली लाइन सुनकर अनिका के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हें मैं कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर दूंगी। आप इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। और इतना कहकर मोनिका की तरफ देखकर कहती हैं, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मोनिका की बच्ची। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और मोनिका के पीछे भागने लगती है। मोनिका सोफे पर जाकर कुशन को अपने हाथ में लेकर अनिका की तरफ फेंक कर कहती है, मैं अभी सिंगल हूँ और ना ही मेरा कोई बच्चा है, तो तुझे कैसे मोनिका की बच्ची कह सकती है? अभी कुछ देर पहले तो तेरी आंख नहीं खुल रही थी, अब देखो कैसे बिल्ली की तरह मुझ पर झपट्टा मार रही है। बिल्ली किसे कहा तूने? इतना कहकर मोनिका के पीछे अनिका भागने लगी। तुझे? मोनिका ने इतना कहा और खिलखिलाकर हंसते हुए वो वहाँ से तनु के पीछे छुप गई और कहती है, दी आप देखो इस लड़की को, अभी ये भी नहीं पता है कि सुबह के 7 बज गए हैं और हमें कॉलेज भी जाना है। ये इतने मज़े से चैन से सो रही थी और अब देखो कैसे मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। अब आप ही इसे संभालो। कॉलेज का नाम सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुककर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, 7 बज गए? 7:30 बजे तो हमारी क्लास थी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना कहकर वो तुरंत अलमारी के पास जाती है और अपने लिए ड्रेस निकालती है और जल्दी से नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। मोनिका अनिका को इतनी जल्दबाजी करता देख मुस्कुराकर कहती है, आराम से तैयार हो जा, अभी 6:30 ही हुए हैं। अनिका वॉशरूम में से चिल्लाकर कहती है, खुद तो बहुत जल्दी तैयार हो गई है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। ऐसा मत बोल कि तू मुझे बाद में देखेगी। इतना ठीक है, मोनिका हंसने लगती है। दोनों को यूं खुश होता देख तनु मुस्कुरा देती है और मोनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मोनिका आराम से बिंदास होकर सोफे पर जाकर बैठकर कल रात की सारी कहानी सुनाती है।
मतलब कि तुम इतनी रात को स्कूल चले गए थे? हे भगवान, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तनु दी, ये प्लान अनिका का था, अब मैं क्या करती? आपको तो पता है वो कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर मना कर देती तो उसे बुरा लगता, उसे हम दुखी नहीं देख सकते, वो इतना कहती है। और मोनिका अपना सर उठाकर तनु की तरफ देखकर धीरे से कहती है, मुझे लगता है अनिका को अच्छित के बारे में याद आ गया है, क्योंकि कल सुबह वो मुझसे पूछ रही थी कि अच्छित कहाँ है। तो तुमने क्या जवाब दिया? तनु सोफे के पास आकर मोनिका के सर पर हाथ रखकर तनु से पूछा। वही जो सच था, मैंने अनिका को बता दिया कि अच्छित के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला और मयंक अभी अच्छित को ढूंढ रहा है। इतना कहकर मोनिका ने अपनी आंखों में आ गए आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराती है। आप मेरी चिंता मत करिए दी, मैं ठीक हूँ। कि तभी उसे अनिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं इतनी ज़रूरी बात भूल कैसे गई? अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। मोनिका बाहर से आवाज़ लगाकर कहती है, तुम क्या भूल गई? अनिका जल्दी से तैयार होकर बाहर आकर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं की। हे भगवान, इतना कहकर मोनिका अपने सर पर हाथ रख लेती है और अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इतनी सुबह सुबह तुम ये सोचकर चिल्ला रही हो? अनिका मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, तो तुम्हें तो पता है मैं पढ़ाई में कितनी ज़्यादा वीक हूँ, इतनी मुश्किल से तो मैं पास होती हूँ। और अब इतना कहकर तनु की तरफ देखकर कहती है, क्या थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? 80% से थोड़ा कम ला सकती हूँ मैं। नहीं, अगर तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सोच लो, मोहिनी जब वापस आएगी तब तुम उन्हें क्या कहोगी कि तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और तुम इस बार फिर से कम नंबर लेकर आई हो, पिछली बार की तरह। पिछली बार कितने परसेंटेज आए थे, याद करो। तनु दी, अनिका क्यूट सा फेस और पाउट बनाकर कहती है, 59%। तनु मोनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कितने आए थे? अब इसमें मैं कहाँ से आ गई? आप दोनों की बातों में आप मुझे मत खींचो, मोनिका ने कहा। कितने परसेंट आए थे? तनु ने मोनिका से पूछा। मोनिका अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, 49%। अनिका अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसती है। अनिका, हंसना बंद करो, तनु ने चिल्लाते हुए कहा। मैं नहीं हंस रही हूँ, ये मोनिका हंस रही है। मुझे पता है कौन हंस रहा है और कौन चुपचाप खड़ा है। मुझे इन सब के बीच में क्यों ला रहे हो? मोनिका ने मुंह बनाते हुए कहा। मोनिका ने धीरे से अनिका से कहा, अनिका, तुझे क्या ज़रूरत थी एग्ज़ाम के बारे में याद दिलाने की? सुबह सुबह ही अब क्लास लग जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे अचानक से याद आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें बताने का सोचा। और वैसे भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे 49% आए थे और मेरे 59%। तुम दोनों आपस में क्या खुसफुसा रही हो? और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कितना पढ़ने की ज़रूरत है। इतना कहकर तनु अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इतना कहकर वो रुक जाती है और मोनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें तो अनिका से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मोनिका और अनिका अपना सर झुकाकर किसी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप से तनु की बातें सुन रहे थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहानी नहीं अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इस कहानी को बंद कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।